class. So today we are going to discuss about demerit of democracy. पहले हमने आई थिंक मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था. चैप्टर 5 डेमोक्रेसी है ना, क्लास 10 सोशल साइंस. तो डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पहले हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी. डेमोक्रेसी होती क्या है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना. जो लोग होते हैं वही अपने लिए रूलर को चूज़ करते हैं, है ना. वही अपने लिए रूलर को इलेक्ट करते हैं. उनको रिमूव करने की पावर भी उनके पास होती है ना. तो कंप्लीट जो सोवरियनिटी होती है वो किसके पास होती है? सोवरियनिटी मतलब जो कंप्लीट पावर है ना, सुप्रीम पावर, वो किसके पास होती है? वो होती है पीपल्स के पास में. तो ये होती है डेमोक्रेसी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है. एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब है कि जो लोग हैं किसी एरिया के, वो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और वही लोग जो हैं वो सारे मिलकर अपने लिए कोई भी लॉ, पॉलिसी, कुछ भी बना सकते हैं ना. और रिप्रेजेंटेटिव क्या होती है? जिसमें लोग जो होते हैं वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं थ्रू द इलेक्शन, है ना. द पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शन, है ना. फिर वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे फॉर्म द पॉलिसीज फॉर द पीपल, है ना. पीपल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली उनका पार्टिसिपेशन होता है. तो उसके बाद में हमने कुछ मेरिट्स पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी किस लिए अच्छी होती है ना. मेरिट में जैसे ग्रोथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना. लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि लोग काम करना, मतलब लोग वोट करना चाहेंगे, लोग अवेयर होंगे कि उनकी, जब लोगों को पॉलिटिकल राइट मिलेंगे. पॉलिटिकल राइट का मतलब है वोटिंग राइट और जो अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का जो राइट है, जब ऐसे राइट मिलेंगे तो लोग अवेयर होंगे, है ना. उनमें जागरूकता पैदा होगी. जागरूकता पैदा होगी तो वो क्यूरियस होंगे. क्यूरियस होंगे तो वो जानना चाहेंगे कि हमारी कंट्री में हो क्या रहा है ना. अब जब जानना चाहेंगे, जब वो जानेंगे तो अगर कुछ इविल हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, देन दे विल रिवॉल्ट, है ना. तो वो उसका विरोध करेंगे. तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी से इविल्स हट जाएंगे, है ना. बुरी बातें जो भी हैं वो हट जाएंगी. इफेक्टिव गवर्नेंस है. इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब है कि यहाँ पर लोग अकाउंटेबल है. जो हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं, दे आर अकाउंटेबल टू दी पीपल हु इलेक्टेड देम. वाई द पीपल हैव द पावर टू रिमूव देम, है ना. क्योंकि लोगों के पास उनको रिमूव करने की पावर है. इसीलिए अब जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने चूज़ किए हैं ना, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में रिप्रेजेंटेटिव चूज़ हुए, है ना. अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पीपल्स के लिए वो जो होंगे अकाउंटेबल होंगे. अकाउंटेबल क्यों होंगे? अकाउंटेबल इसलिए होंगे क्योंकि जैसे लोगों ने इलेक्शन के थ्रू इनको चूज़ किया है, वैसे ही लोग जो हैं इनको हटा भी सकते हैं. अब हटा सकते हैं तो ये उसी हिसाब से काम करेंगे जैसे लोग चाहेंगे, है ना. तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल्स. मीन्स ऑफ मास एजुकेशन. मास एजुकेशन जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस होती है, लोग, है ना, सीखते हैं नई चीज़ों के बारे में. मास एजुकेशन होता है ना. मीन्स ऑफ मॉरल एजुकेशन. अब क्या होता है कि पूरी कंट्री में एक ही साथ इलेक्शन होते हैं, है ना. सभी चूज़ करना चाहते हैं तो उससे क्या होता है? पैट्रियोटिज्म यानी कि राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना पैदा होती है लोगों में कि ये हमारी कंट्री है, हम इसके लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा चूज़ करें, है ना, जो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा हो. फिर पैट्रियोटिक वही है. पैट्रियोटिक का मतलब, और दूसरा ये एटीट्यूड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. एटीट्यूड डेवलपमेंट का मतलब होता है जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट होंगे, जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, है ना. प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. तो इस तरीके से उनका एटीट्यूड में, उनके बोलने की शक्ति, उनके बिहेव करने की पावर जो होती है उसमें जो होती है बढ़ोतरी होती है ना, इंक्रीमेंट होता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट मुटिनी. अब क्या होता है? रिवॉल्ट होता है ना. जब भी लोग डिससेटिस्फाइड होंगे किसी एक कंट्री के, जैसे हमने देखा था साउथ अफ्रीका में. अच्छा, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा ना साउथ अफ्रीका के बारे में कि वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम था. अपार्थाइड का मतलब होता है, अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोगों को उनकी रेस के हिसाब से, उनकी स्किन के कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना. तो अफ्रीका में ऐसा सिस्टम था. तो उस वजह से क्या हुआ था, वहाँ के लोग देवर डिससेटिस्फाइड विद द गवर्निंग सिस्टम, है ना. गवर्निंग सिस्टम कौन सा था? वहाँ के वाइट लोग थे ना, ब्रिटिश के लोग थे. जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था ना, वैसे अफ्रीका में भी राज किया था. तो अफ्रीका में वो क्या हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया था. तो वहाँ के जो अफ्रीका के नेटिव्स थे वो तो ब्लैक कलर थे, तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसको अपार्थाइड कहते थे.
तो वहाँ के लोग जो थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने रिवॉल्ट करने का सोचा। तो रिवॉल्ट करने के बाद में पूरा ही सिस्टम ही चेंज हो गया। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको राइट्स दिए गए हैं ना, सबको फ्रीडम दी गई है, लिबर्टी दी गई है कि आप अपनी डिग्निटी के लिए कुछ भी बोल सकते हो, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन के लिए कोशिश कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से लोगों को उनके सोल्यूशन, लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिना रिवॉल्ट के निकाल सकते हैं। रिवॉल्ट में क्या होता है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो होता है ऐसा, इसकी संभावना थोड़ी कम रहती है, इसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फ्रीडम है ना, लोगों को राइट है। अगर वहाँ पर भी अपार्थाइड में भी लोगों को राइट दिया गया होता तो लोग बोल सकते थे, अपना ओपिनियन दे सकते थे कि हमें ये सिस्टम पसंद नहीं है, तो मे बी इसका सोल्यूशन निकल आता। लेकिन वहाँ पर ब्लैक्स को कोई राइट्स ही नहीं दिए गए थे, तो इस वजह से रिवॉल्ट हुआ था, है ना। तो डेमोक्रेसी में रिवॉल्ट की भी थोड़ी संभावना कम हो जाती है। गवर्नेंस बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सभी को फ्रीडम दी गई है, सभी को इक्वालिटी दी गई है ना। एस्टैब्लिश्ड फ्री एंड फेयर जुडिशरी। अब ये सब कैसे इंश्योर होगा, हमने इतने सारे राइट्स दे दिए, हमने इतनी सारी उनको हेल्प दे दी कि भाई आप अपनी जो भी है ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, आपको सारी इक्वालिटी दी जाएगी, आपको फ्रीडम दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी, डिग्निटी दी जाएगी, है ना। हमने कह तो दिया, लेकिन हम उसको इंश्योर कौन करेगा कि भाई अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, जुडिशरी में जा सकते हो ना, कोर्ट सिस्टम है हमारा, है ना। कोर्ट के पास आप जा सकते हो और कह सकते हो कि भाई हमारे राइट्स को जो है, हमारे राइट्स को वायलेट किया गया है, वायलेशन ऑफ आवर राइट्स हैपन, तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। फिर जुडिशरी जो है वो भी फेयर एंड फ्री होनी चाहिए, ताकि उस पर कोई भी दबाव न डाले, है ना। तो उसके हिसाब से वो फ्री एंड फेयर डिसीजन देगी, तो सभी लोग सेटिस्फाइडली सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर पाएंगे। को एग्जिस्ट का मतलब साथ में रह पाएंगे, है ना। सिर्फ एग्जिस्टेंस ही नहीं करना है हमें को एग्जिस्टेंस करना है ना, सभी के साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है। तो ये सब कौन इंश्योर करेगा, जुडिशरी इंश्योर करेगी। अगर आपके राइट्स को कहीं भी वायलेशन हो रहा है तो वो कैसे होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। कंडक्टिव इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। अब क्योंकि सभी को राइट्स दिए गए हैं, सभी को फ्रीडम है, तो जो चाहे वैसा ऑक्यूपेशन ले सकता है ना। अब कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो आर्टिस्टिक कल्चर में जा सकता है, अपना आर्टिस्टिक वे ऑफ लाइफ जी सकता है ना। साइंस में जाना चाहता है तो साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ जी सकता है। तो इस तरीके से वो अपने जैसा चाहे वैसी लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरीके से जो अपने ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकता है, कोई वो अपना लिटरेचर ले सकता है ना, कोई कवि बन सकता है ना। तो इस वजह से हमारी कंट्री का जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट्स है, इन सब में डेवलपमेंट होता है। लेकिन कई जगह पर क्या होता है, जैसे हमारे कंट्री में पहले था, है ना, क्या होता था कि कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। जैसे कास्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। सबसे पहले थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर उसके बाद में शूद्र। तो इन सभी को अपने ही हिसाब से काम करने की पावर थी, मतलब कि जो इनका काम है वही इनकी आगे वाली जनरेशन ही कर सकती है। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो भी वेदों को पढ़ना पढ़ाना यही काम करेगा। क्षत्रिय होगा तो वो लड़ाई करने का काम ही होगा, चाहे वो कितनी भी जनरेशन आ जाए, है ना। क्षत्रिय ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, है ना। वैश्य क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता, और शूद्रों को तो कोई राइट ही नहीं दिए गए थे, है ना। शूद्र तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। शूद्र का काम क्या था, इन तीनों को सर्व करना, है ना। इन तीनों को क्या करना, सर्व करना, इनकी सेवा करना, ये शूद्रों का काम था। तो इस तरीके से कास्ट के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आप जो चाहे वो ऑक्यूपेशन ले सकते हैं। फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चले, है ना। हमारी कंट्री का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, है ना, बुक ऑफ लॉ, जिसमें सारे लॉज हमारे लिखे हुए हैं। कंट्री के जितने भी लॉज हैं वो सारे लिखे हुए हैं। लॉज हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, सब कुछ रिटन है ना। तो ये सारे ये जो बुक ऑफ लॉ है ये हमारी हेल्प करती है ताकि हम रूल ऑफ लॉ चला सकें, है ना। अगर कहीं पर भी लॉ का वायलेशन हो रहा है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पनिशमेंट भी दी गई है कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो वो पनिशमेंट से आप अपना जो भी वायलेशन को रोक सकते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है,
है ना। तो यहाँ पर फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बुक ऑफ रूल्स। बुक ऑफ रूल्स से हम इंश्योर क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, जिससे लॉ का राज चलेगा, है ना, कानून का ही राज चलेगा। कानून का राज का मतलब है कि कानून सबके लिए समान होगा, है ना, सारे लोगों के लिए समान होगा, कोई भी एक इंसान के लिए ज़्यादा नहीं होगा, कोई भी इंसान के लिए कम नहीं होगा, है ना। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। पावरफुल गवर्निंग सिस्टम, है ना, गवर्निंग सिस्टम पावरफुल होगा। कैसे पावरफुल होगा, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, है ना, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर अपना जो है कोई भी पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। तो गवर्निंग सिस्टम का मतलब है जो लॉ बनाने का काम करने वाला जो सिस्टम होता है, लॉ बनाने वाला, लॉ इम्प्लीमेंट करने वाला, है ना, तो ये स्ट्रांग होगा क्योंकि इसको लोगों ने चूज़ किया होगा, है ना, तो लोगों के हिसाब से ये काम करेगा, उनकी नीड्स क्या है उस हिसाब से काम करेगा। फिर सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, है ना, पूरी वर्ल्ड पीस में हेल्प करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो कभी आपस में लड़ती नहीं हैं, है ना, क्योंकि उन सब में एक तरीके का ऐसा कल्चर है कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो शांति से, नेगोशिएशन से कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। वॉर बहुत ही कम मौक़ों पर की जाती है। फिर है डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो हमने देखी मेरिट, है ना, मेरिट का मतलब होता है जो उसकी फेवर में जो चीज़ें हैं। अब डीमेरिट है जो उसके अगेंस्ट है। फॉलोइंग डिफेक्ट आर फाउंड इन डेमोक्रेसी विच कैन बी चैलेंज्ड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट, है ना, ये इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है। इल्यूजरी कंसेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल को हमारे डेमोक्रेसी में क्या कहा गया है, इंडिविजुअल, हमारी डेमोक्रेसी में क्या कहा गया है कि जो इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपने डिस्क्रेशन के हिसाब से किसी को भी चूज़ कर सकता है, अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकता है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो उसको अपने लिए राइट्स अपने लिए इलेक्शन करवाने का, अपने लिए कुछ भी चूज़ करने का पूरा राइट दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सके, है ना, क्योंकि वो क्या है, इंटेलिजेंट है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं इंसान जो है वो अपने इम्पल्स के हिसाब से चलता है ना, जैसे इंसान इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है। जो लोकल पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हैं कि वो अपने लोगों को चूज़ कर पाएँ कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा, वो उनको चूज़ कर पाएँ, ये इतने भी लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं। अब क्यों नहीं है, क्योंकि लोग क्या होते हैं वो अपने इम्पल्स के हिसाब से चलते हैं। इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन आई, है ना, तो हम डायरेक्टली उसके बिना कुछ सोचे समझे कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हमारे इम्पल्स पर डिपेंड करता है ना, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे हमने समझ लिया कि भाई कोई एक पार्टी वन है, इसने हमारे हिसाब से कुछ एक काम नहीं किया, है ना, कोई एक काम है जो इसने हमारे हिसाब से नहीं किया, बाकी इसने सारे अच्छे काम किए हैं, तो हम अपने इम्पल्स के हिसाब से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। और कोई एक दूसरी पार्टी है जिसने कोई भी काम अच्छा नहीं किया है और कोई एक आधा काम भी अच्छा कर दिया है, तो हम उसको चूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा इम्पल्स हुआ, है ना, कि हमने सिर्फ एक मौके को देखा, बिना कुछ सोचे समझे उसको इलेक्ट कर लिया, है ना। तो इसका मानना है जो जो इसके मतलब काउंटर में जो भी इसके आर्ग्यूमेंट आए हैं, उनका कहना है कि इंसान जो है वो क्या है, वो अपने इम्पल्स के हिसाब से चलता है ना, जैसा ही उसको लगता है बिल्कुल वो वैसा ही करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है ना, बिना कुछ सोचे समझे कई बार डिसीजंस ले लेता है, तो उसको सारी पावर नहीं दी जानी चाहिए, है ना। डेमोक्रेसी कंसिडर इंडिविजुअल फुल ऑफ इंटेलिजेंट एंड डिस्क्रेशन, सो इट गिव्स हिम अ राइट टू कास्ट द वोट एंड ऑल्सो परसीव हिम केपेबल ऑफ गिविंग फेयर डिसीजंस इन द पॉलिटिकल मैटर ना। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि इंसान जो है वो मतलब फुल ऑफ इंटेलिजेंट है, डिस्क्रेशन का मतलब होता है उसको अपने लिए डिसीजन लेने की पावर है, तो वो वोट दे सकता है ना। तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी में ऐसा कहा गया है। लेकिन बट द क्रिटिकल फील्ड्स, जो क्रिटिक्स हैं इसके, जो विरोधी हैं इसके, वो क्या कहते हैं, मैन इज़ एन एक्सटेंट क्रीचर विच इज़ डेराइव्ड बाय हिज इम्पल्स एंड बेसिक इंस्टिंक्ट। मतलब जो इंसान होता है वो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट और इम्पल्स से चलता है ना, उनको जो अच्छा लगता है, जो उनकी पर्सनल फीलिंग जो होती है उसको लेकर चलता है। जनरल गुड नहीं देखता है ना, सभी लोगों का भला हो रहा है वो नहीं देखता है, सिर्फ वही देखता है कि हमारा भला इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि जिसमें हमारा भला उसी में सबका भला हो, है ना।
So when people are provided franchise, we get mogocracy in the place of democracy in practice. तो जब फ्रेंचाइज दिया जाता है, फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग राइट, फ्रेंचाइज का मतलब है वोटिंग राइट। जब लोगों को वोटिंग राइट दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी नहीं ला रहे हैं, मोगोक्रेसी ला रहे हैं। मोगोक्रेसी का मतलब होता है एक तरीके से मासेस का रूल होता है, मतलब मासेस का मतलब अपन कह सकते हैं कुछ एक लोग होते हैं जो अपने इम्पल्स के हिसाब से जो बिहेव करते हैं, अब चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, है ना, वही चूज़ कर लेते हैं लोगों को। रूल ऑफ मासेस, नॉट रूल ऑफ पीपल, नॉट रूल ऑफ पीपल, है ना। पीपल्स का रूल नहीं होता है, मास का रूल होता है। फिर अपैथी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास, अपैथी ऑफ इंटेलेक्चुअल, अब इंटेलेक्चुअल क्लास कौन होती है? जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं, लिटरेचर जो लिखने वाले लोग होते हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनको अच्छे बुरे की समझ ज़्यादा होती है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा एजुकेशन एक्वायर की होती है ना। अब जो साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हो सकते हैं वो, है ना, जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात करें तो हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करेंगे, है ना। तो ये जो होते हैं, ये इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, जो अच्छा बुरा लोगों का अच्छे से समझते हैं, वो इस पॉलिटिक्स में नहीं आते, वो डेमोक्रेसी में ये जो सिस्टम चल रहा है उसको वो पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, अलग अलग तरीके के लोग पैंतरे अपनाते हैं, है ना, दूसरे को डिनाउंस करने के, अपने आप को ऊपर उठाने के। तो इसमें इंटेलेक्चुअल ज़्यादा पार्ट नहीं लेते हैं। अब जब इंटेलेक्चुअल पार्ट नहीं लेते हैं तो कौन पार्ट लेंगे? जो लोकल पीपल होंगे, है ना, जिनको अच्छे बुरे की अच्छी समझ नहीं होती है ना, जिनको हमारे लिए क्या पॉलिसी सही होगी, क्या पॉलिसी गलत होगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये वो नहीं देख पाते अच्छे से। इनका सारा जो कोई भी एक टॉपिक का जो सारा सर्कमस्टांस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ये इतना ध्यान नहीं रख पाते। तो ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं लोकल पीपल, है ना, तो उस वजह से एक इफेक्टिव डिसीजंस नहीं निकल पाते। तो अपैथी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास में नहीं होती इतनी। क्लेम ऑफ एकेडमिक इंपॉर्टेंस इज इल्यूजनरी। अब इसमें क्या कहा गया था कि ये लोगों को मास एजुकेशन दिलवाता है ना, कि भाई डेमोक्रेसी होगी तो आप सभी अच्छे से सीख पाएंगे क्योंकि अवेयरनेस फैलेगी। लेकिन रियल में क्या होता है, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सेल्फिशनेस के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे अपने जो सेम पार्टी के लोग होते हैं उनके साथ मिलकर कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो जाति से रिलेटेड हो या फिर किसी से भी रिलेटेड हो, और लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं, है ना, अपने सेल्फिशनेस, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं, है ना। अपने कोई भी एक मुद्दा उठा लिया, है ना, कोई भी एक जाति का, कहीं का भी, फिर उसके साथ में लोगों को उसके बारे में बताना शुरू कर दे कि भाई हमारी कंट्री में ऐसा जाति के हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। उस तरीके से लोगों को भड़काना शुरू करते हैं, और जब भड़काना शुरू करते हैं तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, रिवॉल्ट पर उतर आते हैं ना, तो ये इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये भी पॉलिटिकल जो पार्टनर्स होते हैं, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से होता है ना, यही तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे। सो डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज डिसेप्टिव। अब डेमोक्रेटिक फ्रीडम और इक्वालिटी होती है ना, डेमोक्रेटिक फ्रीडम और इक्वालिटी का मतलब क्या है, हमको पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं कि आप वोट दे सकते हो, है ना, यू कैन कास्ट वोट और यू कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, यू कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, है ना। ये दो तरीके के हमको राइट है, आप वोट दे सकते हो, इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ये तो हमको हो गए पॉलिटिकल राइट। अब अगर ये पॉलिटिकल राइट हमारे इकोनॉमिक राइट के साथ में नहीं मर्ज होंगे, सिर्फ हमको पॉलिटिकल राइट दे दिए, इकोनॉमिक राइट नहीं दिए। डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि आपको पॉलिटिकल राइट दे रहे हैं, इकोनॉमी पर आपको कोई गारंटी नहीं दी जा रही कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं दी जाती है ना। तो पॉलिटिकल राइट तो मिल रहे हैं हमको, लेकिन इकोनॉमिक राइट अगर नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जो इकोनॉमिकली वेल्दियर लोग होंगे, जो अमीर लोग होंगे, है ना, जो रिच पीपल्स होंगे, जो रिच पीपल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, है ना, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है इलेक्शन में लड़ने के लिए, पुअर के पास में तो पैसा ही नहीं है, तो वो रिच क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे।
है ना, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो फिर इलेक्शन जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास पावर होगी, मनी होगी, है ना। जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन जीतने के बाद वो वही लॉज बनाएंगे क्योंकि जो रिचेस को हेल्प करें, ना, जो रिचेस को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो खुद क्या है, रिच, है ना। क्योंकि ये जो लोग होते हैं दे आर देमसेल्व्स रिच, सो दे विल फॉर्म दोज पॉलिसीज विच आर बेनिफिशियल फॉर द रिच पीपल। वो वही पॉलिसीज बनाएंगे जो रिच पीपल्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरीके से यहाँ पर रिच ही रिच का चले जा रहा है ना, मतलब वेल्दियर पीपल्स का हो रहा है। तो खाली पॉलिटिकल राइट दे देना, इट इज़ नॉट कंप्लीटिंग द ऑब्जेक्टिव। बाय गिविंग द इकोनॉमिक राइट वी कैन इंश्योर द कंप्लीट डेमोक्रेसी, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक राइट नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये क्रिटिक्स का कहना है ना। साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे को डिनाउंस करने की कोशिश करती है ना। बस पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है कि हमको सामने वाले को गिराना है और अपने आप को ऊपर उठाना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, है ना। तो इस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स में चलते चलते वो लोगों के इंटरेस्ट को, है ना, पीपल्स गुड, पीपल्स गुड को भूल जाते हैं और अपने ही कंपटीशन में लगे रहते हैं ना। लोगों की भलाई तो करना वो भूल जाते हैं और एक दूसरे की बढ़ाई बुराई, है ना, उसमें लग जाते हैं कि भाई उनको डिनाउंस करें, अपने आप को ऊपर उठाए, है ना। तो उसमें लग जाते हैं, उसमें वो पीपल गुड को भूल जाते हैं। ऐसा किसका कहना है, क्रिटिक्स का कहना है। जो बाकी रह गई हैं वो हम कल करेंगे, ओके। तो समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू।